हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक पढ़ रहे थे अपन सेंटर ऑफ मास या फिर लेबोरेटरी फ्रेम पढ़ रहे थे। उसके अंदर है ना टक्कर, कोलिजन। ठीक है जी। कल अपन ने कुछ इक्वेशन निकाली थी। लास्ट में इक्वेशन ये आया था, केस फर्स्ट बात की थी कौन से के अंदर, लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर बात की थी ना। उसके अंदर केस अपना आया था V1 इक्वल 0 और V2 इक्वल U1 और V2 इक्वल V1 इक्वल 0 और V2 इक्वल कितना आया था U1। तो देखो, आप लोगों को इसमें से ये चीज़ तो पता है कि ये वाला जो वेग है ये कौन से का है, बिफोर कोलिजन। मास क्या था इसका m1। अगर m1 था तो ही उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, u1 होती है। और ये किसकी बात हो गई यहाँ पे, v1 v2 क्या था यहाँ पे, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी थी। ठीक है, इसकी कण की, पार्टिकल की। अब सुनो, इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, ये लास्ट में अपन ने रिजल्ट तो निकाल दिया। ठीक है, अब इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, तो देखो, टक्कर से पहले अपन ने अपना ये कोई है, ये लो m1 और इसका वेग क्या है u1। ठीक है, अब टक्कर से पहले ये वेग तो क्या है, गतिशील है, गति कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो मास है ये क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि एक गति करेगा और एक स्थिर रहेगा। तो कंडीशन क्या है इसके अंदर कि टक्कर से पहले m1, टक्कर से पहले एक स्थिर है, पहला गतिशील है और दूसरा क्या है, स्थिर है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं अपन। देखो, आफ्टर कोलिजन पहला स्थिर हो जाएगा और दूसरा क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। ध्यान से सुनना, बिफोर कोलिजन कंडीशन क्या होती है अपनी, कि पहला तो क्या है, गतिशील है और दूसरा स्थिर है। और आफ्टर कोलिजन कंडीशन क्या बन जाएगी अपने यहाँ पे, कि पहला तो स्थिर है तो इसका वेग क्या हो गया 0 और दूसरा क्या कर रहा है, गतिशील है। तो m2 V2 इक्वल क्या हो जाएगा, U1 होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, ये दोनों तो स्थिर है कि नहीं है। तो देखो, V1 इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया, और V2 इक्वल क्या आ गया, जो गति कर रहा है वो दोनों इक्वल ही तो होंगे। तो ये जो गति कर रहा है इसको अपन ने इसके इक्वल में क्या कर दिया, U1 लिख दिया। एक कंडीशन सुनो, अगर मान लो ये अपने पास कोई कण है m1, ये 5 मीटर पर सेकेंड से गति कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कण क्या है अपना, इस कंडीशन के अनुसार स्थिर है तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब देखो, आफ्टर कोलिजन सेकेंड पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। तो सेकेंड पार्टिकल स्थिर है तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होती है किसी पार्टिकल की, v1 होती है। तो क्या हो जाएगा 0, और सेकेंड पार्टिकल क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। कितने, वही 5 मीटर पर सेकेंड से। तो सुनो ध्यान से, ये बोलना क्या चाहता है, ये आपको मैंने अभी ये बताया कि v1 इक्वल 0 कैसे आया और v2 इक्वल u1 कैसे आया। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला कण गति कर रहा है, दूसरा स्थिर है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हो जाता है, पहला कण स्थिर रहेगा और दूसरा कण गति करने लग जाएगा। जो दूसरा कण गति करेगा वो कितने वेग से गति करेगा, u1 वेग से गति करेगा। तो सुनो ध्यान से, तो कहने का मतलब क्या है, इनका लास्ट में रिजल्ट क्या निकला कि इस पहले ने अपनी सारी ऊर्जा किसको दे दी, इस दूसरे को दे दी। ठीक है, इस पहले ने अपनी सारी ऊर्जा किसको दे दी, टोटल एनर्जी सेकेंड को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, ओके। ये कंडीशन कब बनी, जब अपन ने दोनों मास इक्वल लिए थे, दोनों मास समान लिए थे, सेम लिए थे, यानी कि m1 इक्वल m2 इक्वल m। ठीक है, तब आएगी ये कंडीशन। क्या कंडीशन, कि इस पहले ने अपनी सारी
एनर्जी सेकंड को ट्रांसफर कर दी। अब सुनते हैं अपन केस सेकंड की तरफ। ये अपना क्या था, केस फर्स्ट था, है ना। अब अपन चलते हैं अपने केस सेकंड की तरफ कि केस सेकंड क्या है। यदि m1 ग्रेटर देन m2 हो तो सेकंड केस क्या है अपना, यदि m1 ग्रेटर देन m2 हो तो ये m2 मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी अप्रोक्सीमेट हो जाएगा किसके, 0 के हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों इक्वेशन या फिर इन दोनों की वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, वही इक्वेशन 4 एंड 5 में। देखो इक्वेशन 4 में पुट करते हैं क्या, m2 इक्वल 0। इक्वेशन 4 में m2 इक्वल 0 रखने पर, ठीक है, आ जाओ जी। अब इक्वेशन 4 में अपन m2 इक्वल 0 रखते हैं। देखो डायरेक्ट कर रही हूँ, इक्वेशन देख लेना आप लोग। v1 इक्वल 0 प्लस m1 माइनस 0 अपॉन m1 प्लस 0, और ये साथ में क्या चलता है, u1 चलता है। अगर v1 है तो साथ में इक्वल में क्या चलेगा, u1 चलेगा। तो अब सुनो ये क्या आ जाएगा अपना, v1 इक्वल u1, ठीक है, यही है, ओके। अब इस कंडीशन के, अब यही m2 इक्वल 0 अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 5 के अंदर। तो देखो क्या आ जाएगा अपना, v2 इक्वल क्या आ जाएगा, 2m1u1 अपॉन m1 प्लस 0 और 0 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस 0, यही आएगा। और ये साथ में क्या चल रहा है, u1। अच्छा v2 की बात कर रहे हैं ना, तो u2 आएगा यहाँ पे। चलो जी, अब क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तब v2 इक्वल 2u1 प्लस u2, ओके, सॉरी माइनस का u2 होगा, ओके। इसको इक्वेशन दे दो 11, इसको दे दो 10। अब क्या करते हैं, यदि द्वितीय कण स्थिर हो, ठीक है, अब अपन इन दोनों के अंदर ये कंडीशन पुट कर देंगे कि यदि सेकंड पार्टिकल क्या है, रेस्ट है, ठीक है, सेकंड पार्टिकल स्थिर है। तो देखो यदि द्वितीय पार्टिकल यदि सेकंड पार्टिकल स्थिर है तो सेकंड पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, u2। तो u2 इक्वल 0 रखने पर कौन कौन सी इक्वेशन में रखोगे, इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11। तो देखो v1 इक्वल क्या आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 में, तो 11 में फर्क पड़ेगा क्या, v2 इक्वल टू u1, ओके। अब सुनो ध्यान से, देखो बड़ी मज़ेदार बात आने वाली है। ये सेकंड अपन ने यूज किया क्या कि m1 ग्रेटर देन m2 है, ठीक है। तो m2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो अपन ने इक्वेशन 4 एंड 5 में यूज करके उसकी v1 और v2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या किया कि सेकंड जो पार्टिकल होता है उसको अपन ने रेस्ट मोशन में मान लिया, ठीक है। रेस्ट मोशन में मानने के बाद अपन ने उसको u2 इक्वल क्या कर दिया, 0 कर दिया। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, u2 होती है, तो u2 इक्वल कितना किया, 0। तो इक्वेशन 10 एंड 11 में पुट करने पर अपने पास क्या है, ये वाली इक्वेशन है। अब सुनो ध्यान से, एक कण का द्रव्यमान m1 है, ठीक है, एक कण का द्रव्यमान m1 है, वो क्या कर रहा है, v1 वेग से गति कर रहा है। एक
कण का द्रव्यमान कितना है m1 और ये क्या कर रहा है v1 वेग से गति कर रहा है। और दूसरा क्या है, कण का मास तो m2 ही रहेगा पर दूसरा क्या है स्थिर है। अगर स्थिर है तो v2 इक्वल कितना आ गया सॉरी v2 इक्वल कितना आ गया 0। ठीक है, अब सुनो, तो ध्यान रखना कंडीशन क्या है m1 ग्रेटर देन m2 है। ठीक है, बात क्या की, एक कोई कण है जो v1 वेग से गति कर रहा है और दूसरा कण क्या है स्थिर है, और कंडीशन अपन ने क्या लगा रखी है ऊपर m1 ग्रेटर देन m2 है। तो देखो जब टक्कर हुई, जब इनकी टक्कर हुई, ये टक्कर से पहले का है, ठीक है, टक्कर हुई तो पहले का वेग 0 था पर अब वेग क्या हो गया दुगुना हो गया। तो देखो अगर टक्कर हुई तो इसका वेग तो यूं का यूं रहेगा, ओके, इसका वेग तो यूं का यूं रहेगा और इसका वेग क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। एक चीज़ सुनो, डायरेक्टली बता देती हूँ आपको। देखो ये मानो m1 u1 और ये क्या है m2 और u2 इक्वल 0। ठीक है, अब अपन ने कंडीशन क्या बोली है कि ये जो वेग है ये उसको छोड़ो, ऊपर वाले को देखो, इसको छोड़ो, अपने पास एक कण है जो u1 या v1 कुछ भी कर दो, u1 कर दो चाहे v1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। u1 वेग से गति कर रहा है और दूसरा क्या है स्थिर है। ठीक है, और कंडीशन अपने पास क्या थी m1 ग्रेटर देन m2। तो कहने का मतलब ये m जो है ये क्या हो गया भारी हो गया। अगर m1 बड़ा है तो m1 कण क्या हो गया भारी कण हो गया और ये m2 क्या हो गया हल्का कण हो गया। छोटे होने की वजह से ये क्या हो गया हल्का कण हो गया। तो सुनो, भारी कण गतिशील कण से, ठीक है, भारी, देखो इसीलिए मैंने दोनों को नीचे लिखे हैं एक साथ, भारी कण गतिशील से और हल्का स्थिर से। ठीक है, ध्यान से सुनना, भारी कण गतिशील से और हल्का कण स्थिर से टक्कर करते हैं, टकराते हैं तो स्थिर तो क्या हो जाएगा भारी हो जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, भारी कण गतिशील से और हल्का स्थिर से जब टक्कर करते हैं तो ये जो हल्का कण है ये क्या हो जाएगा भारी कण के वेग, अच्छा करेंगे तो ये जो हल्का कण है ये दुगुने वेग से गति करने लग जाएगा। अरे भारी कण पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, भारी तो चाहे गतिशील से टकरा दो चाहे किसी से भी टकरा दो, तो भारी कण पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस हल्के पे फर्क पड़ेगा। तो ये हल्का कण जब इस स्थिर कण से टकराएगा तो टक्कर करने के बाद ये जो स्थिर कण है ये दुगुने वेग से गति करने लग जाएगा। तो देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एक साइकिल वाला है और एक बड़ा सा ट्रक वाला है। ठीक है, साइकिल वाला अपने रास्ते चल रहा है तो साइकिल वाला क्या हो गया हल्का कण हो गया, ठीक है, और ट्रक वाला क्या हो गया भारी कण हो गया। ध्यान से सुना, एक साइकिल है और एक ट्रक है, तो साइकिल जो है वो क्या है एकदम हल्का कण है और ट्रक जो हो गया वो क्या है भारी कण है। अब अगर ट्रक वाले ने साइकिल वाले को पीछे से आके टक्कर मार दी, ठीक है, टक्कर मारी तो भारी कण पे तो क्या हुआ कोई असर नहीं हुआ, ट्रक वाले के तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, पर वो साइकिल वाला क्या हो गया पहले धीरे धीरे चल रहा था, टक्कर मारने के बाद वो क्या करेगा दुगुने वेग से गति करने लग जाएगा, करेगा। यही कंडीशन अपन ने क्या की है यहाँ पे पुट की है। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, एक केस और है अपने पास, उसके अंदर इसके अंदर अपन ने बात की थी कि m1 ग्रेटर देन m2 और उसके अंदर अपन बात करेंगे क्या कि m1 लेस देन
M2 है तो इसको चेंज कर दो, ये लो, तो यहाँ पे M1 क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट हो गया। ठीक है, वही भारी और हल्के कण फिर से आने वाले, पर देखना कंडीशन चेंज होगी यहाँ पे। ठीक है, जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो वाली चेंज होगी। तो सुनो, पुट कर देना, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रही हूँ। इक्वेशन 4 के अंदर ये M1 = 0 पुट कर देना, तो आपकी इक्वेशन आएगी 2u2 माइनस u1। पीछे अपन ने इक्वेशन 10 निकाली थी, अच्छा 30 निकाल दी थी, इसको बोल दो 14। वो जो लास्ट में अपन ने इक्वेशन निकाली थी वो 12 और 13 थी। ठीक है, इस वाली को आप नाम दे देना क्या, 14। अब क्या करेंगे, यही सेम टू सेम M1 = 0 कहाँ करेंगे, इक्वेशन 5 में पुट करेंगे, तो वहाँ पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी क्या, V2 = U2। ओके जी, अब क्या करेंगे, उसके अंदर भी जैसे सेम टू सेम पीछे कंडीशन लगाई थी, सेकेंड पार्टिकल को अपन ने क्या ले लिया, स्थिर ले लिया, तो वहाँ पे क्या किया, U2 = 0 पुट किया। तो यहाँ पे भी क्या कर दो, द्वितीय कण को स्थिर रखने पर करने पर, या फिर डायरेक्ट लिख दो रहे U2 = 0। समझ जाना कि U2 = 0 क्यों किया है। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, V1 = माइनस का U1 और V2 = 0। ये आया। तो देखो, एक सही बताऊं तो यहाँ पे सिंपल सी यही पता चल रहा है कि टक्कर के बाद जो है ना, जो गतिशील कण है ना, वो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में गति करने लग जाएगा। यहीं से पता चल रहा है। ऋणात्मक चिन्ह हमेशा, नेगेटिव साइन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को शो करता है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट साइड में हो गई। तो एक रिजल्ट अगर आप लोग यहाँ से देखो तो यहीं से पता चल रहा है कि जो गतिशील कण था वो विपरीत दिशा में गति करने लग गया, और जो सेकेंड कण था वो क्या है, स्थिर ही है। तो सुनो, अभी भी m द्रव्यमान का कण है जो क्या है, गति कर रहा है। ठीक है, किससे, u1 वेग से, वही अपना m द्रव्यमान का कण है और गति कर रहा है किससे, u1 वेग से। ठीक है, चलो जी, और दूसरा कण क्या है, स्थिर है, तो U2 = 0। ठीक है, अब देखो, अब क्या, गति करने वाला कण है हल्का। देखो जी, कंडीशन क्या थी अपनी, M1 << M2। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि M2 तो है भारी और M1 क्या है, हल्का। तो और ये गति कर रहा है, तो गति करने वाला कण क्या है, हल्का है। ठीक है, अब ये M1 कण क्या है, इधर आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये हल्का है। अगर हल्का है तो M1 कण इधर आ रहा था ना, वो अब किधर गति करने लग जाएगा, इधर गति करने लग जाएगा। ठीक है, सुनो, इसके लिए भी अपन एग्जाम्पल देंगे। तो टक्कर करके U1 वेग से M2 V2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो, M1 कण का द्रव्यमान U1 वेग से गति करता है और कण से टकराता है जो कि स्थिर है। आप लोग तो इसको छोड़ो, ये वाली देखो, ये वाला इससे गति करेगा। ठीक है, गति करने के बाद जैसे ही ये गति करेगा, ये क्या होने लग जाएगा, उस दिशा में परिवर्तित होने लग जाएगा। इसको छोड़ो, आप लोग एक चीज़ सुनो, अपने पास एक टेनिस की बॉल है। ठीक है, टेनिस की बॉल है जो क्या है, हल्का कण है। ठीक है, टेनिस की बॉल है जो क्या है, अपने पास हल्का है, और एक दीवार है जो क्या है कि भारी कण है। अगर आप टेनिस की बॉल को उस दीवार के यूं मारोगे, ठीक है, तो मारने के बाद वो टेनिस की बॉल क्या होगी, वापस आएगी घूम के। अरे भाई, ऐसे मारोगे उस दीवार को, दीवार क्या है, भारी कण है। ठीक है, तो दीवार के अगर आप ऐसे मारोगे तो वो टेनिस की बॉल वापस आएगी कि नहीं आएगी, तो ये क्या करने लग जाएगा, ये यहाँ पे, तो वो टेनिस की बॉल क्या करने लगी, आपने जिस दिशा में उसको फेंका था ना, वो उसकी विपरीत दिशा में क्या आ रही है, वापस आ रही है। ठीक है, तो यही रिजल्ट क्या था, इसका था। क्लियर है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक है जी, अब अपन सी फ्रेम की बात करेंगे। ये अपन ने क्या कंप्लीट किया, एल फ्रेम। जैसे अपन ने सी एल फ्रेम पढ़ा था वैसा
वैसा ही सेम टू सेम, या फिर थोड़ा समझ लो थोड़ा बहुत चेंज होगा। क्या है? सी फ्रेम है। ठीक है जी, यहाँ तक आ जाओ। अब अपन बात करते हैं किसकी? द्रव्यमान केंद्र तंत्र यानी कि सी फ्रेम। ठीक है, वही घिसी पिटी बात है पहले की तरह। क्या? m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंडों का मूल बिंदु के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर और द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर cm हो जाएगा। तो rcm की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, यही होती है। अब इसका क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर दें। देखो dr वेक्टर cm अपॉन dt इक्वल m1 तो स्थिर रहेगा, तो dr1 वेक्टर अपॉन dt m1 प्लस m2। ठीक है जी, यहाँ तक। अब आप लोगों को पता है, क्या पता है? देखो इसको आप लोग लिख सकते हो कैसे? कैपिटल VCM m1 ये क्या हो जाएगा? v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 m2 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कैसे कि m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। आप u1 की जगह v1 लिख दो, u2 की जगह v2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर बोल दीजिए 1। अब सुनो, आप लोग जानते हो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, देखो CM में यानी कि सी फ्रेम में कोलिजन वेलोसिटी कितनी है? बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है? u1 वेक्टर और u2 वेक्टर, u1 वेक्टर डैश और u2 वेक्टर डैश। और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1 वेक्टर डैश और v2 वेक्टर। ठीक है, सॉरी डैश नहीं है यहाँ पे, ओनली अच्छा ठीक है। आप लोग जानते हो कि सी फ्रेम में बिफोर कोलिजन वेलोसिटी अपने कितनी लेंगे? अपन u1 वेक्टर डैश और u2 वेक्टर डैश। इसी तरीके से आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी अपन कितनी ले लेंगे? v1 वेक्टर डैश और v2 वेक्टर डैश। तो फ्रॉम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पीछे पढ़ी होगी आपने। देखो फ्रॉम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है भाई? v वेक्टर डैश इक्वल v वेक्टर माइनस v वेक्टर cm, यही कुछ होती है। ठीक है, अच्छा इसको कैपिटल बोल दो। हाँ यही है। अब आप लोग जानते हो कि यहाँ पे क्या है? v वेक्टर इक्वल v वेक्टर cm है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 का यूज करके हम सी फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी ज्ञात कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में इसका यूज करके अपन क्या कर लेते हैं? सी फ्रेम की वेलोसिटी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो आ जाओ, u1 वेक्टर डैश इक्वल u1 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर। तो VCM का मान रख दो जो आपके पास है यहाँ पे, है ना? तो VCM की वैल्यू पुट कर देते। u1 वेक्टर डैश इक्वल u1 माइनस, ये वाली पुट कर दो
m1 u1 की बात कर रहे हो तो ये वाली कर दो, v1 की कर रहे हो तो वो वाली कर दो। m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो सबका, इसको हटा दो, अब यहाँ पे कोई काम नहीं है, बीच में जगह रोक के बैठा है। u1 वेक्टर डैश, इसको डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। कैसे, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u1 वेक्टर, और इसका यूँ को यूँ लिख दो, इसको m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ओके जी। अब ये m1 u1 और m1 u1 क्या है, सेम सेम है, तो इनको कट कर दो, तो अपने पास क्या बचा, u1 वेक्टर डैश इक्वल m2 u1 वेक्टर m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है भाई यहाँ तक? इसको इक्वेशन बोल दो थर्ड। जैसे अपन ने सेम टू सेम u1 डैश का निकाला है, वैसे ही अपन किसका कर लेते हैं, u2 वेक्टर डैश का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो आप, u2 वेक्टर डैश इक्वल u2 माइनस v वेक्टर cm, सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन वैल्यू रख देते हैं इसकी। क्या, अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर सकते हो इसको, पर मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस m1 u1 माइनस v1, अच्छा u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, और m1 प्लस m2, इक्वेशन 4 देना है। देखो आप लोग चाहो तो u2 की वैल्यू भी आपके पास है, u2 सेम टू सेम है, ठीक है, और VCM की वैल्यू आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर देना और फिर वैल्यू सोल्व कर लेना, आप लोगों के पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है जी। अब क्या कर लेते हैं अपन, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। अब अपन इसके अंदर वो ही यूज कर लेते फॉर्मूला, कौन सा, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लो, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लो। ठीक है, चलो जी। सिंपल सा डेरिवेशन है इसका, इतना टफ नहीं है बिल्कुल भी। और आपको एग्जाम में अगर सी फ्रेम पूछ लिया तो एल फ्रेम नहीं पूछेगा, अगर एल फ्रेम पूछ लिया तो सी फ्रेम नहीं पूछेगा। कहने का मतलब दोनों में से कोई एक फ्रेम पूछेंगे। ठीक है जी। चलो अब अपन बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लो, किसके अंदर, सी फ्रेम के अंदर। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो m1 u1 वेक्टर डैश m2 u2 वेक्टर डैश इक्वल m1 v1 वेक्टर डैश प्लस m2 v2 वेक्टर डैश। ठीक है, इसको इक्वेशन बोल दो आप 5। अब इक्वेशन 5 के फर्स्ट पार्ट में अपन क्या पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, पीछे अपन ने u1 वेक्टर डैश और u2 वेक्टर डैश की वैल्यू निकाली थी, और इक्वेशन 5 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, वही है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देना और सोल्व करोगे तुम लोग। लास्ट में आंसर लिख रही हूँ मैं। तो m1 u1 वेक्टर डैश प्लस m2 u2 वेक्टर डैश इक्वल क्या आएगा, 0 आएगा। सॉल्व कर लेना, 0 आएगा, पूरा क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा जब वैल्यू रखोगे आप। तो अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं, m1 u1 वेक्टर डैश इक्वल माइनस m2 u2 वेक्टर डैश, इसको इक्वेशन बोल देना 6।
ठीक है। ऐसे ही समीकरण 6 से मान, अब ये वाली वैल्यू देखो, इसके अंदर पुट कर दो तो क्या आएगा, वही 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? या तो आप लोग ये वाली कंडीशन यूज कर लेना, चाहे आप ये वाली यूज कर लेना, इसका वैल्यू तो आएगी, इसकी वैल्यू तो ओनली इसकी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अपना क्या आ जाएगा, m1 v1 वेक्टर डैश प्लस m2 v2 वेक्टर डैश, यही बचा। तो देखो अब इसके इक्वल में क्या आ गया, 0। अगर ये 0 हो गया तो इसके इक्वल में 0 आया कि नहीं आया, आया। और यार ये क्या हुआ, तो टक्कर से पहले भी 0, टक्कर के बाद भी 0, बिल्कुल। ठीक है जी। इससे देखो इक्वेशन 6 एंड 7 से रिजल्ट क्या निकला कि हम कह सकते हैं कि सी फ्रेम में बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम इज 0। ठीक है। सी फ्रेम के अंदर आप या तो बिफोर कोलिजन चले जाओ या आफ्टर कोलिजन चले जाओ, लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है, मोमेंटम इज 0। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? ओके जी। इससे नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।